बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इनवेरिएंस ऑफ फिजिकल लॉज अंडर ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 2। आज के लेक्चर के अंदर जो है हम अपने रिमेनिंग फिजिकल लॉज के ऊपर बात करेंगे, जो कि ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान जो है वो वेरी नहीं करते, कांस्टेंट रहते हैं और इंडिपेंडेंट ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ द फ्रेम के रहते हैं। तो दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू आवर कोर्स रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी for MSc Physics. PHY 509 is the code. First semester morning, fall 2021. In the last lecture, we have discussed about the linear invariance. कि linear invariance क्या होती है? Last lecture में हमने ये डिस्कस किया था। Then we have discussed about the invariance of space, invariance of time, invariance of velocity and invariance of acceleration. उसके बाद जो है हमने इन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए इसका सेकंड पार्ट करेंगे आज के दिन, जो कि है इन्वेरियंस ऑफ न्यूटन्स लॉ, जिसमें शामिल होगा फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, एज वेल एज वी विल डिस्कस अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि गिलियन ट्रांसफॉर्मेशन में भी कंजर्व रहता है, ये साबित करेंगे। इसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, वो भी स्टडी करेंगे। एज वेल एज we will do another thing, that is the invariance of electromagnetic wave in Galilean transformation। हम उसको भी चेक करने की कोशिश करेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो है रिव्यू के तौर पे लेके। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है वो दो इनर्शियल फ्रेम के दरमियान रिलेशनशिप होते हैं, मैथमेटिकल रिलेशनशिप, जिसके दौरान एक ऑब्जर्वर दूसरे ऑब्जर्वर को और दूसरा ऑब्जर्वर पहले ऑब्जर्वर को अपने फ्रेम के हिसाब से ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास अगर हम फर्स्ट ऑब्जर्वर की बात करें जो कि एक्स प्राइम फ्रेम में मौजूद है, तो उसके नज़दीक जो है कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, वाई प्राइम इज इक्वल टू वाई, जी प्राइम इज इक्वल टू जी, टी प्राइम इज इक्वल टू टी। सो दिस इज द यू कैन से द मैथमेटिकल रिलेशन फॉर द फिजिकल क्वांटिटीज। स्पेस और टाइम के लिहाज से जो है इसकी ऑब्जर्वेशन प्राइम के लिहाज से है, जबकि अगर यही काम एस फ्रेम वाला करेगा, एस प्राइम के लिए, तो उसके नज़दीक जो होगा सेम यही ये सारी चीज़ें हैं, बट आपके पास क्या होगा, v जो है वो नेगेटिव v से रिप्लेस कर दिया जाएगा और x जो है वो x प्राइम से रिप्लेस कर दिया जाता है, और आपके पास जो है ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्ट हो जाती है, x प्राइम जो है वो x से रिप्लेस हो गया और जो v था वो माइनस v से रिप्लेस कर दें, तो आपके पास जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्ट हो जाती है इनडायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। तो ये कहलाती हैं आपके पास गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए हमने स्पेस, टाइम और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की कल बातें की थी। आइए देखें, अब हम सबसे पहले अपने इनवर्स लॉ के हिसाब से देखें, इनवेरियंस ऑफ न्यूटन लॉ, फर्स्ट लॉ के ऊपर बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ, तो देखा जाए तो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि आपके पास जब भी कोई फ्रेम इनर्शियल फ्रेम होगा, तो उसके ऊपर किसी किस्म की कोई अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती, तो वो अपनी मोशन को या रेस्ट की पोजीशन को कंटिन्यू रखेगा। तो दिस इज अ वेरी सिंपल वे वी कैन से दैट कि ये एक आपके पास स्टेशनरी फ्रेम है और ये मूविंग विद द वेलोसिटी v है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो इन दोनों के ऊपर जो है फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन होल्ड रहेगा, बिकॉज दोनों ही नॉन एक्सेलरेटेड हैं। इस वजह से किसी किस्म की जो है वो चेंजेस या स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगी। Similarly, we can also add the second law of Newton. As the acceleration is independent of the relative motion of the wave, so the second law of Newton may also remains invariant under Gaussian transformation. अगर आपके पास कोई बॉडी और उसके ऊपर आप कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उस फोर्स की डायरेक्शन वगैरह सारी चीज़ें जो हैं वो भी इन्वेरिएंट रहेंगी, बिकॉज आपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो क्या रहता है, इन्वेरिएंट रहता है। सो इट्स मीन दोनों फ्रेम्स का जो एक्सेलरेशन होगा इस बॉडी के लिहाज से, आइदर वो प्रॉपर एक्सेलरेशन हो या इम्प्रॉपर हो, दोनों की वैल्यूज क्या रहती हैं, सेम रहती हैं। तो इसका मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू दी एफ इज इक्वल टू एम ए लॉ, तो सम ऑफ ऑल द फोर्सिंग एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी इक्वल टू दी एम ए प्राइम। So the overall net forces on the ball observed in the S prime frame will be equal to the S prime. So that is why F prime is equal to F M A prime and F is equal to M A, as the M A prime and A is equal to each other, so that's why F prime is equal to F। तो इसका मतलब जितनी फोर्सेज जो हैं एस प्राइम फ्रेम वाला ऑब्जर्व कर रहा है, उतनी ही फोर्सेज जो हैं, उतनी ही मैग्नीट्यूड और हर चीज़ जो है डायरेक्शन वगैरह सारा कुछ एस फ्रेम के अंदर भी मौजूद होंगी। सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन आल्सो रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके नज़दीक हम कह सकते हैं कि ये आपके पास क्या रहेगा, इनवेरिएंट रहेगा।
Similarly, the observer, we can also say that the observer of the two inertial frames of reference moving with the constant velocity will measure the same force exerting on the particle. तो इस पार्टिकल पे जो लगने वाली फोर्स थी वो जितनी है वो दोनों ऑब्जर्वर एक जैसी भी मेजर करेंगे और इनके अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली और रिलेटिव चेंज नहीं होगा। इसलिए हम इसको इनवेरियंस ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं न्यूटन सेकंड लॉ को भी। In the meanwhile, we can also add here that if the forces की मैग्नीट्यूड वगैरह फोर्सेस जो है वो सारी सेम है तो इसका मतलब है कि आपका जो थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन है जो कि एक्शन और रिएक्शन से डील कर रहा होता है वो भी हर फ्रेम के अंदर क्या रहेगा सेम रहेगा आइदर एस प्राइम फ्रेम का ऑब्जर्वर हो या एस फ्रेम का हो वो एक्शन और रिएक्शन वाली फोर्सेस के लिए भी क्या रहेगा एक जैसा बिहेव करेगा तो इसलिए हम कह सकते हैं कि थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन जो है वो ग्रीनर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर वैलिड रहता है। तो उस हवाले से ये दोनों जो लॉज़ हैं वो एक-दूसरे के साथ क्या रहेंगे कंपैटिबल रहेंगे। Similarly, another important thing that is very interesting about the law of conservation of momentum. इसके अंदर क्या होगा जी आपने अगेन उसी तरह से 2 फ्रेम लेने हैं और सपोज़ कर लेना है कि एक फ्रेम जिसके अंदर आप इन सारी ऑब्जर्वेशंस को कैरी कर रहे हैं, उनके अंदर 2 पार्टिकल हैं। एक पार्टिकल का मास है फॉर एग्ज़ाम्पल m1 1 सेकंड जी। So this particle mass is basically the m1 here here and this is the particle mass m2 और हम इनको मेजर करना चाहते हैं और ये बोथ आर मूविंग विद द वेलोसिटीज तो दोनों की वेलोसिटी जो है एक दूसरे के पैरेलल है दिस इज द u1 एंड दिस इज द u2 ओके जी तो ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशन जो है वो एक दूसरे फ्रेम में बंदा बैठा कर रहा है और ये कोलिजन होती है यहाँ पे इन दोनों बॉडीज की ठीक है जी ये दोनों बॉडीज यहाँ पे कोलाइड करती हैं आफ्टर कोलिजन जो है आपके पास बॉडी m1 का मास उतना ही रहेगा, मास कंज़र्व रह रहे हैं, जैसा कि न्यूटोनियन रिलेटिविटी कहती है और इनकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाती है। सपोज़ इसकी वेलोसिटी हो गई है v1 और इसकी वेलोसिटी हो जाती है v2। सो अकॉर्डिंग टू दी आप ये समझ लें कि ये वाला आपके पास जो है v1 और ये v2। सो इन दिस वे वी कैन से दैट हियर कि आपके पास जो है व्हेन दे कोलाइड्स तो आपके पास वेलोसिटी इनिशियल क्या थी बिफोर कोलिजन u1 u2 थी आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी तो होगी v1 v2 तो अकॉर्डिंग टू द एस ऑब्जर्वर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम जो है वो ये होगा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 तो ये इस ऑब्जर्वर के लिहाज से अगर ये सारी चीज़ें स्टडी की जाए तो इसके लिए आपके पास क्या होगा कि ये सारी के सारे सिनेरियो को इस तरह से ये ऑब्जर्वर स्टडी कर रहा है और उसके मुताबिक जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड कर रहा होगा फॉर एग्जांपल और उसका स्ट्रक्चर ये होगा इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन सो इसके अंदर आपके पास क्या है कि हम अगर वाकई ही गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी करना चाहते हैं तो आपने अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जर्वर एस जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन थी वेलोसिटी वाली वो इस इक्वेशन में पुट करेंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है u और यहाँ पे है u1 तो इसी हिसाब से हम इधर u1 u2 इसी तरह से बनाते जाएंगे तो इस इक्वेशन के अंदर जब हम इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर वेलोसिटी एडिशन फार्मूला यूज करेंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस वेलोसिटी एडिशन फार्मूला अगर ये u1 है तो यहाँ पे आप u1 की वैल्यू पुट कर देंगे अगर ये u2 है तो यहाँ पे आप u2 की वैल्यू पुट कर देंगे सिमिलरली वी कैन आल्सो डू द सेम थिंग फॉर द केस ऑफ v1 v1 इज इक्वल टू आपके पास होगा v1 प्राइम प्लस v here. So v is the velocity of the frame, speed of the frame and v1 जो है वो प्राइम जो है वो एस प्राइम फ्रेम के लिहाज से है और ये v वैसे के वैसे सिमिलरली वी कैन आल्सो गो फॉर द v2 इज इक्वल टू v2 प्राइम प्लस v तो उस हवाले से आप इन दोनों इक्वेशंस के अंदर वैल्यूज को पुट कर सकते हैं v1 भी पुट कर दें और v2 भी पुट कर दें हमारे पास ये दोनों वैल्यूज पुट करने से आपके पास टोटल 4 इक्वेशंस डेवलप हो जाएंगी यहाँ पे आपके पास 2 इक्वेशंस बन जाएंगी 2 इक्वेशन यहाँ पे बनेगी तो उस हवाले से आप कह सकते हैं m1 मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो लिखा जा सकता है m1 u1 प्राइम प्लस ठीक है जी
m1 v प्लस m2 u2 प्राइम प्लस m2 v is equal to, in the same way, m1 v1 prime plus m1, here is the v plus, हम अगर यहाँ पे चौथी टर्म को भी ओपन करना चाहते हैं तो आपके पास ये जो है चौथी टर्म ओपन हो जाएगी m2 v2 प्राइम m2 v2 प्राइम प्लस m2 v। सो इफ यू फोकस ऑन दीज वैल्यूज दैट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इजीली। तो यहाँ पे आपके पास जो है कुछ टर्म ऐसी हैं जो कैंसिल आउट हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल m1 v और m1 v दोनों एक जैसे हैं तो ये कैंसिल आउट हो सकते हैं। इन द सेम वे m2 v और m2 v एक जैसा है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे ही ये कैंसिल आउट होगा तो वी लेफ्ट विद दी m1 u1 प्राइम m2 u2 प्राइम इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम एंड m2 v2 प्राइम, विच शोज दैट कि आपके पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो क्या हो रहा है, होल्ड्स करता है। सो दैट्स व्हाई इट होल्ड्स अंडर गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। और इसको हम कह सकते हैं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही इज बेसिकली मोमेंटम जो है वो इनवेरिएंट है अंडर गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। In the same way, we can also do the same thing for the case of law of conservation of energy. For example, we have two bodies and they have kinetic energy and they have, you can say, the same scenario of collision। और उस हवाले से आपके पास ये इसकी u1 वेलोसिटी है, ये u2 वेलोसिटी है, और बिफोर कोलिजन जो है इनकी वेलोसिटीज आपके पास यूं लिखी जा सकती है, हाफ काइनेटिक एनर्जी है तो सारे के सारे हाफ m1 u1 स्क्वेयर kinetic energy plus half m2 u2 square, ठीक है जी, इज इक्वल टू, ऑब्वियसली जैसे ही कोलाइड होंगी बॉडीज तो आपके पास क्या होगा, हाफ m1 v1 स्क्वेयर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वेयर। तो ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा। बट याद रखिएगा जब दो बॉल्स आपस में हिट करती हैं तो वो प्योरली इलास्टिक कोलिजन नहीं होता, बल्कि इसके अंदर क्या होता है कि कुछ फॉर्म ऑफ द एनर्जी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ साउंड या फिर फ्रिक्शन लूज भी होती है, तो हम उसके एज अ एफ जो है वो डेसिपेशन एनर्जी के तौर पे फैक्टर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इन द सेम वे आपने क्या करना है, आपके लिए हिंट है, आपने ये खुद से ट्राई करना है। आपने अगेन वही गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वेलोसिटी एडिशन फार्मूला यूज करना है, u इज इक्वल टू u प्राइम प्लस v। ये वैल्यू एक आपने यूज करनी है और एक आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है उसकी इक्वेशंस को यूज करते हुए इन दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। मैं आपको अभी एक नोट सेंड कर रहा हूँ, तो आपने उसी को यूज करते हुए इसके हिंट्स को फॉलो कीजिएगा और आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। इसका सोल्यूशन उन नोट्स के ऊपर अवेलेबल है। Meanwhile, we can also find out the very important phenomena जो कि आप जो है एक नई रेवोल्यूशन जनरेट करता है गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। और एक्चुअली यू कैन से द मेन टर्निंग पॉइंट इन द गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, और यू कैन से द न्यूटोनियन रिलेटिविटी के अंदर जो मेन टर्निंग पॉइंट है दैट इज रिलेटेड टू द इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन। आप सब लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव इक्वेशन है वो मैक्सवेल ने दी थी, और इस वेव इक्वेशन को ये लिखा गया है। आपने क्या करना है, गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के मुताबिक आपने x की वैल्यू, y की वैल्यू, v की वैल्यू और t की वैल्यू पुट करनी है। आप सब लोग जानते हैं कि हमने अभी x की वैल्यू जो है वो फाइंड की हुई है। अगर आप इसको इनडायरेक्ट वेरिएंट के फॉर्म में ले रहे हैं तो x विल बी इक्वल टू x प्राइम प्लस vt, इस फॉर्म में लिखा जाएगा। और इसी इसी तरह से आपके पास क्या है जी, y है तो y विल रिमेन एज अ y।
आपका अगर फ्रेम जो है लॉन्ग सिंगल डायरेक्शन में है तो ये v प्राइम हो जाएगा एंड t विल बी इक्वल टू द t प्राइम। तो उस सेंस के अंदर आपने कोशिश करनी है कि ये साबित करें कि अगर हम जैसे ही ग्लीनर ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू यूज करेंगे और आपका जो एग्जैक्टली फार्मूला है वो इसी तरह से लिखा जा सके जिस तरह से ये इक्वेशन लिखी गई है। अगर ये ऐसा हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपके पास जो लाइट है वो सबके लिए क्या है इनवेरिएंट है और ये कनेक्शन जो है आपको लेके जाता है किसकी तरफ जी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की तरफ। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जो बेसिक ओरिजिन है उसको डिस्कस करेंगे और उस ओरिजिन को स्टडी करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले आप इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन की इन्वेरिएंस को स्टडी करें। तो इसको अपने तौर पे कोशिश कीजिएगा। मैं आपको अभी एक पीडीएफ फाइल नोट्स की भेज रहा हूँ। उसके अंदर ये इसका सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। ये एग्जांपल है उस चैप्टर नंबर 12 की 4.1 उसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर ना समझ लगे तो मुझसे पूछिएगा। वी विल डिस्कस दी सॉल्यूशन। तो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन्हीं बातों को आगे बढ़ाएंगे एंड वी विल डिस्कस अबाउट द मिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन। हम इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो प्रोपगेट कैसे करती है क्योंकि हर चीज़ जो है एज पर द डेफिनेशन ऑफ द वेव इज द डिस्टर्बेंस द मीडियम विच प्रोपगेट थ्रू द स्पेस एंड टाइम। तो उस हवाले से देखा जाए तो आपके पास जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोपगेट करती हैं देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्कशन अबाउट इट विद रिस्पेक्ट टू द थ्योरी ऑफ साइंसेस। तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने थ्योरीज दी हैं उसकी प्रोपगेशन के बारे से वी कैन डिस्कस देम एज वेल एज वी आल्सो डिस्कस अबाउट द स्पीड ऑफ लाइट कि ये कैसे मेजर की गई है और किस तरह से इन सबको अभी तक मेजर किया जा सकता है। जी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमारे इंटरैक्टिव सेशन को जॉइन कर सकते हैं। यू कैन जॉइन अस ऑन ज़ूम मीटिंग, व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब कमेंट सेक्शन फॉर योर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन एंड डिस्कशन। अपना सब लोग ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।